जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 24 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में सामाजिक बहिष्कार को अपराध घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक में सोशल बाइकॉट को हाल ही में अपराध घोषित किया गया है। इसके लिए कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक सामाजिक बहिष्कार निवारण प्रतिबंध और निवारण विधेयक 2025 को पारित किया गया है। तो इस कानून के तहत सामाजिक बहिष्कार को अपराध माना जाएगा। इसके लिए सजा और जुर्माना भी तय किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इसका दोषी पाया जाता है तो उसमें अधिकतम 3 साल की कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने का भी इसमें अधिकार दिया गया है। दोस्तों, कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक की बात करें तो राजधानी इसकी बेंगलुरु है। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। सिद्धारमैया जो कि कांग्रेस के हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। विधान परिषद की 75, विधानसभा की 24 सीटें हैं। आपको याद रखना है कि अभी कर्नाटक में एक दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज की गई थी। कर्नाटक के सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय किया गया है। तूतेधारा या अग्निकेली त्योहार हाल ही में कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। कर्नाटक ने रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशीबा जाकी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है जिसे 15 साल बाद फिर से शुरू किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका जापान। तो जापान देश में स्थित है काशीबा जाकी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो उसे 15 साल बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक माना जाता है और ये जापान के निगाता प्रांत में स्थित है। 2011 में फुकुशिमा परमाणु आपदा हुई थी जिसके बाद इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर दिया गया था। अब इसको फिर से शुरू किया जा रहा है 15 साल बाद। इस संयंत्र में कुल 7 रिएक्टर हैं। तो इसका जो पहला रिएक्टर है ये 20 जनवरी 2026 को चालू होगा जिसकी क्षमता 1.36 गीगावाट है। जापान की बात हुई है तो जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? साने ताकाइची। साने ताकाइची जो है ये जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। यहाँ की भाषा है जापानी और करेंसी कई बार एग्जाम में पूछी गई है तो यहाँ की करेंसी है एन। जापान में 4 मुख्य द्वीप हैं जिसमें पहला द्वीप है होक्काइडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्यूशु। ठीक है, यहाँ पर आप जापान की लोकेशन देख सकते हैं। ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और देखिए ये जो लोकेशन है ये वही परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो 15 साल बाद शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है काशीबा जाकी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अंजदीप किस प्रकार का जहाज है? आंसर हो जाएगा एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट है। तो दोस्तों, हाल ही में अंजदीप को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है जो कि एक एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अंजदीप को किसने बनाया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने इसको बनाया है। इसमें हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट और सैलो वाटर सोनार भी लगाए गए हैं। ये हथियार पानी के अंदर छिपे दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और उन्हें नष्ट करने में मदद करते हैं। देखिए दोस्तों, नौसेना की बात हुई है यानी नेवी की बात हुई है तो इसकी शुरुआत 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी और फिर इसकी पुनर्स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका नौसेना भवन नई दिल्ली में है और आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसके कमांड की बात करें तो पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय मुंबई में, पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय है विशाखापत्तनम में और दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय है कोच्चि में। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना होगा मुंबई में। पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय है विशाखापत्तनम में और दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय है कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत पूरी की है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो इस समझौते से भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले लगभग सभी प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगता था, जो शुल्क लगती थी, उसको हटा दिया जाएगा। यानी अब भारत की चीज़ें जो हैं न्यूजीलैंड में जाएंगी लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये समझौता कहलाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। न्यूजीलैंड के द्वारा अगले 15 साल में लगभग 20 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा भी किया गया है। भारत ने डेयरी और कृषि क्षेत्र को लेकर विशेष सुरक्षा प्रावधान भी रखे हैं इस समझौते में। न्यूजीलैंड की बात करें तो यह एक द्वीपीय देश है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है न्यूजीलैंड। वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। चार्ल्स तृतीय यहाँ के राजा हैं। जो यूनाइटेड किंगडम के राजा हैं चार्ल्स तृतीय, वही न्यूजीलैंड के राजा भी हैं। गवर्नर जनरल की बात करें तो सिंडी कीरो हैं और प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। दोस्तों, जनसंख्या में प्रमुख जनजाति कौन सी है, यानी कि जो न्यूजीलैंड की जनसंख्या उसमें प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पर यूरोपीय जनजाति है और माओरी। माओरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि माओरी जनजाति किस देश में पाई जाती है, तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड को कीवी भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का सेवेलियर डी एल आड्रे डेस आर्ट एट डेस लेट्रेस सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा रवि डीसी को। तो दोस्तों, मलयालम प्रकाशक हैं रवि डीसी, तो उन्हें हाल ही में फ्रांस का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है जिसका नाम है सेवेलियर डी एल ऑड्रे डेस आर्ट एट डेस लेट्रेस। आपको याद रखना है कि जो रवि डीसी हैं ये डीसी बुक्स के प्रबंध निदेशक हैं और ये जो उन्हें सम्मान दिया गया है यह फ्रांस का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सम्मान है। रवि डीसी को भारत और फ्रांस के बीच साहित्यिक सहयोग के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये हैं रवि डीसी, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानो मुश्ताक को मिला है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लैला को मिला है, ये सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को मिला है। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को मिला है। अच्छा, 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। व्यास सम्मान 2024 सूरबाला को। सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 अभी 2025 में दिया गया है मोहन लाल को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार पॉलीमर का एक रियाल का नोट जारी किया है? आंसर हो जाएगा ओमान। तो ओमान की सरकार ने पॉलीमर का एक रियाल का नोट जारी किया है। पॉलीमर को हम साधारण भाषा में प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। तो अभी जो ओमान की करेंसी है रियाल, उसका एक नोट जारी किया गया है जो कि पॉलीमर का बना है। ठीक है, तो ओमान ने पहली बार पॉलीमर का एक रियाल का नोट जारी किया है। यह ओमान की करेंसी के इतिहास में पहला पॉलीमर नोट है। यह नोट कपड़े यानी कॉटन की जगह पॉलीमर से बना है। नोट के आगे की तरफ ओमान बॉटनिक गार्डन की एक तस्वीर है। यह नोट 2026 से सर्कुलेशन में आएगा। इस नोट के आकार की बात करें तो 145 × 67 mm इसकी लंबाई और चौड़ाई है। ओमान की बात करें अगर हम तो पश्चिम एशिया में दक्षिण पूर्वी अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। मस्कट इसकी राजधानी है। हैतम बिन तारिक यहाँ के सुल्तान है। राजकुमार हैं थियाजिन बिन हैतम। करेंसी है ओमानी रियाल। आधिकारिक भाषा क्या है? अरबी। यहाँ पर आप ओमान को देख सकते हैं और ये है ओमान की राजधानी मस्कट। यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पर पर्सियन गल्फ है। इसके पड़ोसी देशों में यूएई और सऊदी अरेबिया है। यहाँ पर करेंसी की बात हुई थी तो कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी आपको याद रखना है। जैसे थाईलैंड की करेंसी को बात बोला जाता है, मलेशिया की रिंगिट, नाइजीरिया की नायरा, वियतनाम की डोंग, बांग्लादेश की टका, तुर्की की तुर्की लीरा, साउथ कोरिया की वॉन, स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक, सऊदी अरब की सऊदी रियाल और दक्षिण अफ्रीका की रेंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 की शुरुआत किसने की है?
आंसर हो जाएगा इसरो ने, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है रिस्पॉन्ड वास्केट 2025। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है ये इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन जी के द्वारा की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसमें देश भर के विश्वविद्यालय और शोध संस्थान हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में 150 प्रोफेसर और इसरो के वैज्ञानिक शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड वास्केट 2025 की शुरुआत किसने की है? इसरो ने की है। इसरो की बात करें तो इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बोला जाता है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। देखिए दोस्तों, जब इसरो नहीं बना था उससे पहले एक संस्था बनी थी जिसको बोला जाता था इनकोस्पार। ठीक है, यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसरो के संस्थापक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो इसरो ने 2 नवंबर 2025 को CMS-03 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। GSLV F-15 क्या है? तो यह इसरो का श्रीहरिकोटा से 100वां लॉन्च था। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने 2028 में चंद्रयान 4 का प्रक्षेपण करने की घोषणा की है। इसरो SCL ने भारत का पहला 32 बिट विक्रम 3201 प्रोसेसर बनाया है, माइक्रो प्रोसेसर है। और इसरो ने लद्दाख में हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी होप मिशन शुरू किया है। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक हाल ही में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने पहली बार वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है। इसमें 7 मालगाड़ियां शामिल की गई थी जिनको कपलर यानी लोहे के जोड़ से नहीं जोड़ा गया था। इन मालगाड़ियों का कुल वजन 35,000 टन था। यह रेलवे कोयला ढोने के लिए इस्तेमाल करता है और यह पूरी प्रक्रिया जो थी वो वायरलेस सिग्नल से कंट्रोल की जा रही थी। ठीक है, यानी इसमें तारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस नए युद्धपोत वर्ग की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ट्रंप क्लास। यानी अब अमेरिका में नई क्लास के वॉरशिप बनाए जाएंगे यानी युद्धपोत बनाए जाएंगे जिनका नाम होगा ट्रंप क्लास। यानी उन्होंने अपने नाम से ही एक वॉरशिप क्लास शुरू की है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो पहला जहाज होगा ये USS डिफेंड या BBG-1 होगा। यह जहाज आधुनिक समय का सबसे बड़ा और सबसे घातक युद्धपोत होगा। इसका उद्देश्य है अमेरिकी नौसैनिक शक्ति और जहाज निर्माण की क्षमता को पुनर्जीवित करना। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका फिर से यूनेस्को से बाहर हो गया है। एलन मस्क ने अमेरिका में अमेरिका पार्टी नाम की एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है। मैक्सिको ने फाइनल में अमेरिका को हरा करके 10वां गोल्ड कप जीता है। यह फुटबॉल से रिलेटेड था। अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। तुलसी गवार्ड अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनी है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते WHO और UNHRC से अलग हो गया है। टिकटॉक की सर्विस अमेरिका में बंद कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि अमेरिका से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, IIFL फाइनेंस ने किसे नया चेयरमैन नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा BP कानूनगो। तो IIFL फाइनेंस ने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। कानूनगो RBI में 2017 से 2021 तक रहे हैं और IIFL फाइनेंस एक प्रमुख NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी
और ये गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन ये सभी उपलब्ध कराता है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो शेखा नासिर अल नोबेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की प्रमुख बनी है। राहुल द्रविड़ पारादीप फास्फेट्स के ब्रांड एम्बेसडर। सोनाली सेनगुप्ता आरबीआई की कार्यकारी निदेशक। दीपक मित्तल यूएई में भारत के राजदूत। रजित पुन्हानी एफएसएसएआई के सीईओ। टीसीए कल्याणी महालेखा नियंत्रक। उर्जित पटेल आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। अनीस दयाल सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और संजय बादशायन 47वें उप सेना प्रमुख बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इन्हें भी आप नोट कर लें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें टेस्ट सीरीज, ई बुक और आपको ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच है, ये बैच भी आपको मिल जाएगा। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसमें ऑफर है तो कूपन कोड यूज करिएगा NOV600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो अंडर 19 एशिया कप 2025 को किसने जीता है? पाकिस्तान। अंतरिक्ष में पहली बार व्हील चेयर का उपयोग करने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? मिकेला वेंथॉस। हाल ही में 23-24 दिसंबर 2025 को पेसा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम। संसद के शीतकालीन सत्र में पारित शांति विधेयक को किसने स्वीकृति दी है? राष्ट्रपति जी ने। चिकने छोर वाले ऊद बिलाव संरक्षण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तमिलनाडु। T20I क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई बल्लेबाज कौन बनी है? स्मृति मंधाना। हाल ही में नींबू के आकार का एक्सोप्लैनेट PSR J2322-2650b किसने खोजा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? जय साय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में। समुद्री विरासत के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? नीदरलैंड। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत भ्रमण पर आए विदेशी यात्री डिस्कस करेंगे। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये चाइना का था, 405 ईस्वी में आया था। हैंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये चाइना का था, 630 ईस्वी में आया था। अल बरूनी फारस का था, 11वीं शताब्दी में आया था। मार्को पोलो रुद्रमा देवी के शासनकाल में आया था, ये इटली का था, 1254 ईस्वी में यह आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ये मोरक्को का था, 1333 में आया था। निकोलो कॉन्टी इटली का था, 1395 में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था, 1440 में आया था। अफानसी निकितिन ये रूस का था, 15वीं शताब्दी में आया था। डोमिंगो पेस ये पुर्तगाल का था, 1520 में आया था। और फारनाओ नून्स पुर्तगाल का था, 1535 में ये भारत आया था। आज के करंट अफेयर्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है? हरिनी अमर सूर्या किस देश की पीएम है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इसको आपको पहले बताया होगा करंट अफेयर्स में, तो आप बताइए कि हरिनी अमर सूर्या किस देश की पीएम है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, तो इन सभी को प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाती है। और GKGS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।